हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम जो टॉपिक ले रहे थे 11th क्लास का पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, उसका हमने सौरमंडल का जो सचित्र हमने वर्णन किया था। और इसके अलावा हमने पिछला जो वीडियो था उसके अंदर बुध और शुक्र ग्रह की विशेषता भी पढ़ी थी और हमने बताया था कि कौन सा ग्रह किस तरह गति करता है और उनका घनत्व क्या है। इसके अलावा और बहुत सारी विशेषताओं का हमने अध्ययन किया है। आज हम इसके बाद जो ग्रह आता है पृथ्वी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उनकी प्रत्येक विशेषता को हम उनको विश्लेषण के साथ बताएंगे। तो अपन इसके पृथ्वी ग्रह का जो पहला बिंदु है, यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। आपको मालूम ही है हमारे सौरमंडल में कुल मुख्य रूप से 8 ग्रह हैं और कहीं पर 9 ग्रह भी लिखा हुआ है, लेकिन उन 8 ग्रहों में से किसी पर जीवन ना पाया जाकर सिर्फ एक केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। इसके अलावा किसी पर जीवन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए काफी बार ऐसे सवाल भी पूछा जाता है, सौरमंडल का एकमात्र जीवित ग्रह क्या कौन सा है? तो सौरमंडल का एकमात्र जो जीवित ग्रह है वो है बच्चों कौन सा? हमारा पृथ्वी ग्रह। कौन सा है बच्चों? पृथ्वी ग्रह। हम अगली विशेषता को देखते हैं। पृथ्वी के व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। यदि अपन पृथ्वी के आकृति को देखें और उस आकृति की विशेषता को ध्यान में दें तो उसके जो अंतर है ध्रुवीय व्यास और उसके अलावा भूमध्य व्यास, उसके बीच में लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। जैसे ही मान लो बच्चों ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ये भाग है वो है हमारा ध्रुव और ये भाग है हमारा दक्षिणी ध्रुव। कुल मिलाकर ये उत्तरी ध्रुव ऊपर वाला हो गया और निचला हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो व्यास हैं उस व्यास को देख लें और ये बीच में जो ये भूमध्य रेखा है जिसे अपन 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं और विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। तो ध्रुवीय व्यास और विषुवत व्यास के बीच में बच्चों कितने का अंतर बताया गया बच्चों? 43 किलोमीटर का अंतर बताया गया। और आपको मालूम ही है पृथ्वी एकदम गोल ना होकर गोलाभ आकृति की पाई जाती है। कैसी आकृति होती है बच्चों? गोलाभ, जिसका अर्थ होता है ऊपर से चपटी और बीच से फैली हुई या चौड़ी हुई, इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है। यदि अपन इसके अगले बिंदु की बात करें, तीसरे नंबर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है बच्चों? 23.5 डिग्री। यदि अपन इसको देखते हैं तो ग्लोब के माध्यम से ये हमारी पृथ्वी है। क्या बच्चों? पृथ्वी है और कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5। यदि बच्चों आपको कह दिया जाए कि पृथ्वी को 23.5 डिग्री झुकाते हुए ग्लोब बनाइए तो आप कैसे बनाओ वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपन को ये हमारा जो पूरा वर्त है उसका जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। क्योंकि हमारे इस पृथ्वी के ऊपर जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी भी संख्या कितनी है बच्चों? 360। इसलिए पृथ्वी का पूरा मान भी अपन क्या मानते हैं? 360। और पृथ्वी के मान को 360 मानते हैं और इसको भूमध्य रेखा द्वारा आधी की जाए तो 180 डिग्री ऊपर हो जाते हैं और 180 डिग्री नीचे हो जाते हैं। ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा। और फिर अपन को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव बच्चों और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को अपन मिलाने वाली जो रेखा है उसका नाम है देशांतर रेखा। क्या नाम बच्चों? देशांतर रेखा। जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, उसे ग्रीनिच रेखा भी कहते हैं। और ये जो रेखा है वो लंदन के ग्रीनिच शहर से निकलने के कारण इसका नामकरण क्या रख दिया गया बच्चों? ग्रीनिच रेखा। यदि बच्चों हम इसको इस तरह करने के बाद अपन को सबसे पहले अपन को झुकाव कितना डिग्री बताया गया? 23.5 डिग्री। तो आपको मालूम है ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 और ये भी कोण 90 डिग्री के हो गए। अब बच्चों इसमें आप क्या करना है, इसमें से आपको 23.5 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पर चंदा रखकर ऐसे 23.5 डिग्री का कोण बना दो। तो ये हो गई हमारे 23.5 डिग्री का अंतर। कितना हो गया बच्चों? 23.5। और इसको भी ऐसे आगे रेखा को मिला लो। अब इसमें जो आपने जो पहले कोण की जो रेखाएं बने उसको साफ कर दो। क्या कर दो बच्चों? साफ कर दो। और इस तरह अपन जब साफ कर देंगे तो पृथ्वी के ऊपर एक छोटा सा झुकाव देखने को मिलेगा। अब ये ध्रुव कहाँ हो गए? इस जगह पर। ये ध्रुव इस जगह पर हो गए और ये ध्रुव यहाँ पर हो गया। दोनों ध्रुव बन गए। अब दोनों ध्रुव बन जाने के बाद
इसके अंदर अपन क्या डाल देंगे, भूमध्य रेखा। ये हमने डाल दी भूमध्य रेखा। अब इसके ऊपर यहाँ पर अपन एक लॉग लगाएंगे और यहाँ पर अपन एक लॉग लगा देंगे और इस तरह अपन इसको स्टैंड लगा देंगे। तो अब देखिए बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी झुकी हुई दिखाई देती है। थोड़ी सी मतलब 23.5 डिग्री झुकी हुई देखने को मिलती है। और ये 23.5 डिग्री का जो झुकाव है वो हमारे ऋतु परिवर्तन में भी क्या करता है बच्चों, सहायता करता है। अब ये 23.5 डिग्री का झुकाव आपको मालूम हो गया। काफी बार बच्चों ये भी पूछा जाता है कि जब पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है उस समय कितने डिग्री का कोण बनाती है। वापस सुन लेना बच्चों, जब पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है उस समय कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो उस समय याद रखना बच्चों, वो पृथ्वी 67.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने के बनाती है बच्चों, 67.5 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। तो आपको 2 क्वेश्चन अच्छी तरह से करेक्ट हो गए होंगे। झुकाव कितना है बच्चों, 23.5 डिग्री का, और कोण कितना है बच्चों, 67.5 डिग्री का, और झुकाव का क्या फायदा है। अब यदि अपन अगले बिंदु की बात करें, ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर प्रति मिनट। याद रख लेना बच्चों, कौन सी दिशा से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। किस स्पीड से घूमती है, 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती हुई है। और ये एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड की दूरी में पूरी करता है। याद रखना बच्चों, यदि आपसे पूछ ली जाए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी गति से तेज गति पकड़ती है जिसके कारण वो अपने 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में अपना समय में अपना चक्कर पूरा कर लेती है, तो उसकी स्पीड होगी 27 किलोमीटर प्रति मिनट। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे जो सौरमंडल है उसके अंदर जो मुख्य ग्रह है उनमें से शुक्र और अरुण ग्रह। याद रखना बच्चों, शुक्र और अरुण ग्रह ये 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनकी परिक्रमा पृथ्वी या अन्य ग्रह हैं की तुलना में विपरीत पाई जाती है। हमने पढ़ा था शुक्र ग्रह के अंदर, जो शुक्र ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करता है। किस तरफ बच्चों, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि बच्चों हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। और आपको मालूम ही है जब इसकी गति की दिशा में परिवर्तन है और होगा तो आपको बता दिन रात में भी परिवर्तन होगा। हम लेते हैं पिछला जो ग्रह पड़ा था उसका पहले अपन शुक्र ग्रह, ये घूमता है अपन के पूर्व से पश्चिम की ओर। किस तरफ घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, और हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह ये चक्कर लगाती है। और जब अपन इस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन कहाँ पर बनता है पृथ्वी के ऊपर, पूर्व दिशा में। यहाँ पर क्या होता है, दिन उगता है, मतलब सूर्य का उदय होता है, और दिन का अस्त कहाँ होता है, पश्चिम की तरफ। कहाँ होता है, पश्चिम के। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सूर्य उदय, सूर्य उदय, और यहाँ पर लिखते हैं सूर्य अस्त। कह सकते हैं बच्चों सूर्य अस्त। तो हमारे पृथ्वी पर पूर्व में सूर्य उदय होता है और पश्चिम में सूर्य अस्त होता है। और यदि शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह के अंदर पश्चिम में क्या होगा, सूर्य उदय होगा। पश्चिम में क्या होगा बच्चों, सूर्य उदय होगा, और पूर्व में क्या होगा, सूर्य अस्त होगा। मतलब ये पृथ्वी से एकदम विपरीत दिशा में गति करेगा, तो विपरीत ही प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। अपन इसके बाद हमने देखते हैं कि अपने अक्ष पर कितने घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, अर्थात 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो आपको याद रखना है बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है, क्या करती है बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है तो उसमें 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, दिन और रात बनते हैं। क्या बनते हैं, दिन और रात। जैसे बच्चों मैं अभी आपको मैं बता देता हूँ दिन और रात कैसे बनते हैं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हमारी ये पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा क्या है बच्चों, सूर्य, और ये पृथ्वी। और आपको पता ही है ये जो रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। और ये भाग हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया भाग बेटा बच्चों दक्षिणी ध्रुव। ये ऊपरी भाग कौन सा हो गया, उत्तरी ध्रुव, और निचला भाग कौन सा हो गया, दक्षिणी ध्रुव। अब देखो जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है
उस भाग पर तो क्या बन जाता है बच्चों, दिन, और उसके विपरीत साइड क्या बन जाता है बच्चों, रात। और जब ये गुणन करती हैं तो एक बार ये हिस्सा सूर्य के सामने आता है, एक बार हिस्सा ये आता है। इस तरह पृथ्वी का एक हिस्से पर रात और एक हिस्से पर दिन बनता है, वो भी किस गति के कारण बच्चों, गुणन गति के कारण। तो अपन को याद रखना बच्चों, गुणन गति से दिन और रात बनता है, और 23.5 डिग्री पृथ्वी के झुकाव के कारण बच्चों ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब अगले बिंदु की बात करें, जल की प्रजनता के कारण ही पृथ्वी क्या नीला ग्रह कहते हैं। जल पाया जाने के कारण, क्या कौन सा तत्व पाए जाने के कारण बच्चों, जल पाए जाने के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। याद रख लेना, आपको मैंने पहले भी कहा था, आपने पढ़ा भी होगा, शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी का सबसे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। याद रख लेना, हमारा जो शुक्र ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और आपसे यदि पूछ लिया जाए कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो उसका एक ही कारण है, वहाँ पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, और जल पाए जाने के कारण ही इसे नीला ग्रह है। और आप आगे भी कुछ ग्रह पढ़ेंगे जिसका रंग हरा है, जैसे वरुण ग्रह। वरुण ग्रह को हरा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर मीथेन गैस की प्राथमिकता अधिक पाई जाती है। उसके अलावा मंगल ग्रह वो लाल ग्रह कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेड ऑक्साइड तत्वों की जो मिट्टी में बहुत ज़्यादा पाए जाने के कारण उसका रंग कैसा दिखाई देता है बच्चों, लाल रंग का दिखाई देता है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ऐसी प्रधानता होती हैं जिसके कारण वो अपनी एक अलग ही विशेषता प्रकट करता है। तो इसमें जल के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला बिंदु अपन देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। कौन सा बच्चों? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। आपने को मैंने पहले भी बताया होगा कि हमारा सौरमंडल के अंदर ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड सब होते हैं, लेकिन आपको उपग्रह की परिभाषा मैंने बताई भी थी और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जो पिंड या जो खगोलीय पिंड किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं बच्चों, वो क्या कहलाता है बच्चों? उपग्रह कहलाते हैं। जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे बच्चों, उसको हम ग्रह कह देते हैं। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं बच्चों, उसको हम क्या कह देते हैं? उपग्रह कह देते हैं। तो आपको मालूम है बच्चों, हमारा जो एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? चंद्रमा। काफी बार बच्चों ये भी पूछ लिया जाता है कि कृत्रिम उपग्रह क्या है। तो आपको एक बात याद रखनी है बच्चों, कृत्रिम उपग्रह की जब बात आती है तो याद रख लेना है, मानव द्वारा निर्मित या मानव के तकनीक के द्वारा निर्मित जो पिंड किसी भी ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं उसे कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। वापस सुन लेना बच्चों, जो पिंड मानव के द्वारा अपनी तकनीकी के माध्यम से बनाए गए हो और ग्रह के चारों क्या लगाते हैं, वो चक्कर लगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह। यदि कृत्रिम उपग्रह की बात सुन लेते हैं तो भारत का प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। कौन सा था बच्चों? आर्यभट्ट, जो 1975 के अंदर छोड़ा गया था। याद रख लेना बच्चों, प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, जो 1975 के अंदर छोड़ा गया था। उसके बाद था भास्कर 1। कौन सा था बच्चों? भास्कर 1। तीसरा था बच्चों रोहिणी, और चौथा था बच्चों एप्पल। ये पृथ्वी पर छोड़े गए हमारे जो कृत्रिम उपग्रह हैं, जो भास्कर 1 था वो 1979 के अंदर छोड़ा गया था, और रोहिणी था वो 1980 के अंदर छोड़ा गया था, और एप्पल था वो 1981 के अंदर छोड़ा गया था। तो ये छोड़े गए जो उपग्रह हैं वो भारतीय क्या है बच्चों? कृत्रिम उपग्रह हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब यदि अगले बिंदु की बात करें तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। आपको मालूम होगा बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर, किसके चारों ओर बच्चों? सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती हैं उसके अंदर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। तो आपको मैं बता देता हूं बच्चों किस तरह यह परिक्रमा पूरी होती है। तो आपको मैं बता देता हूं, जैसे ये हमारा सूर्य है, क्या है बच्चों? सूर्य, और ये हमारा पृथ्वी, और इस तरह ये गोलाकार या अंडाकार रूप में ये गति करती है। तो यहाँ से ये ग्रह शुरू होता होता ये चारों तरफ इस तरह पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है बच्चों? परिक्रमा करती है। उसे परिक्रमण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परिक्रमण।
यदि आपसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था बच्चों परिक्रमण क्या होता है, तो किसी भी तारे के चारों जब ग्रह चक्कर लगाते हैं उस प्रवृत्ति को अपन क्या कहते हैं, परिक्रमण। और सूर्य के चारों जो पृथ्वी अपना परिक्रमण काल है वो लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती हैं। और आपके सीधा ही उत्तर देखा जाए तो 365 दिनों में पृथ्वी का परिक्रमण काल पूरा होता है। यदि बच्चों परिक्रमण काल के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, सबसे कम समय का जो परिक्रमण काल है वो बुध ग्रह का है। याद रख लेना बच्चों, सबसे कम समय का जो परिक्रमण काल है किसका है बच्चों, बुध ग्रह का है। और सबसे लंबा जो परिक्रमण काल है बच्चों वो वरुण ग्रह का है। किसका है, वरुण ग्रह का है। और हमारी पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना हुआ बच्चों, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। और यदि हमारा घूर्णन काल पूछा जाए तो सीधा इसे याद रखना है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, अर्थात 24 घंटे। अब यदि अपन बच्चों अगले बिंदु की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और इसी झुकाव के कारण सूर्य की जो सापेक्ष स्थिति मतलब जिस स्थान पर खड़ा है उस स्थान पर रहते हुए पूरी पृथ्वी को अपना प्रकाश दे पाता है। पूरी पृथ्वी को अपना क्या कर दे पाता है, प्रकाश दे पाता है। और उन्हीं प्रकाश की प्रवृत्ति के कारण इसमें क्या होता है बच्चों, ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। आपको मालूम ही है कभी हमारी सर्दी का मौसम आता है, कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी वर्षा का मौसम होता है। तो ये सब किसके कारण होता है, ये सब के सब एक ही प्रवृत्ति हैं, पृथ्वी और जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती हैं। और उस समय हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ अक्षांश देशांतरों में परिवर्तन देखते हैं। और उसी परिवर्तन के साथ जब यह झुकाव मिल जाता है तो उसमें ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अपन नेक्स्ट बिंदु की बात करें बच्चों, सब पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। देखो यदि आपसे बच्चों पूछ लिया जाए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो है वो बच्चों सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य। यदि बच्चों आपसे पूछ लिया जाए सूर्य के अलावा कौन सा, सूर्य के अलावा सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो उसका नाम याद रखना बच्चों, साइरस। कौन सा है बच्चों, साइरस, जो सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा है। और इसके बीच की जो दूरी है वो 9 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी और साइरस के बीच में कितनी दूरी है, 9 प्रकाश वर्ष। आपको मालूम ही है कोई भी सूर्य के जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर वो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। और प्रकाश वर्ष का सीधा सा अर्थ होता है कि एक वर्ष के अंदर सूर्य का ताप कितना प्राप्त हुआ है या कितनी दूरी तय की है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। और आपको मालूम ही है सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती है। याद रख लेना बच्चों, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लेती हैं। ये हमारी एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार बताया गया है। यदि अपन अगला बिंदु की बात करें, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। जब हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों तो उसमें 2 स्थिति का निर्धारण होता है। एक स्थिति का नाम है अपसौर और दूसरी स्थिति का नाम है उपसौर। क्या नाम है बच्चों, एक स्थिति का नाम अपसौर और दूसरे का उपसौर। यदि आपसे परिभाषा के रूप में पूछ लिया जाए बच्चों अपसौर क्या है, यदि अपसौर की परिभाषा पूछें तो आपको सीधा सा उत्तर देना है पृथ्वी व सूर्य या सूर्य व पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी। सूर्य व पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी क्या कहलाती है बच्चों, अपसौर। क्या कहलाती है, अपसौर। और वो अधिकतम दूरी कितनी होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 किलोमीटर जो है वो अपसौर की स्थिति है, वो हमेशा 4 जुलाई को होती है। कब होती है बच्चों, 4 जुलाई को हमेशा अपसौर की स्थिति होती है, वो 15.21 किलोमीटर दूरी होती है। यदि अपन अगले बिंदु की बात करें बच्चों उपसौर,
तो सूर्य व पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी, अपसौर में अधिकतम दूरी थी बच्चों और उपसौर में क्या है, निकटतम दूरी। तो सूर्य और पृथ्वी के निकटतम दूरी ही उपसौर कहलाती है और ये निकटतम दूरी कितनी है, 14.70 करोड़। कितनी है बच्चों, 14.70 करोड़ या फिर 14.70 करोड़ है, जो 3 जनवरी को होती है। कब होती है बच्चों, 3 जनवरी को हमेशा हमारी उपसौर की स्थिति देखने को मिलती है। यदि मैं डायग्राम के माध्यम से यदि आपको मैं बताता हूं तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि किस तरह यह उपसौर और अपसौर की स्थिति होती है। देखो ये आपका मालूम ही है, मैंने बताया था भी आपको, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमण काल करती है। क्या करती है बच्चों, परिक्रमण काल करती है। और जब इस तरह ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा पूरी करती हैं और उसी परिक्रमा के दौरान कभी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है और कभी सूर्य से दूरी पर होती है, अधिक दूरी पर होती है। और जब ये दूरी अधिक हुई तो उसको हमने अपसौर कह दिया और ये दूरी जब कम हुई उसे क्या कह दिया हमने, उपसौर। तो इसी दौरान इस सारी स्थिति निर्धारण होती है। तो आपको मालूम होने चाहिए अपसौर और उपसौर की जो स्थिति है वो पृथ्वी के परिक्रमण काल के दौरान होती है और उसी परिक्रमण काल के दौरान कभी पृथ्वी दूरी पर स्थित होती है, कभी निकट आती हैं। अब अगले बिंदु की अपन बात करें बच्चों, तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.517 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। वापस सुन लेना बच्चों, 5.517 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको बताया था सबसे कम घनत्व वाला यदि जो ग्रह है वो है शनि ग्रह। बच्चों याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा भी गया है और पूछे भी जाते हैं। सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है बच्चों, शनि ग्रह। यदि शनि ग्रह के कुछ पदार्थ को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वो डूबेगा नहीं, बाहर की तरफ तैरने लगता है। इसका मतलब उसका घनत्व क्या है, कम है। अब यदि अगले बिंदु की एक बात करें तो इसमें मैंने नोट डाला है। नोट इसलिए डाला है क्योंकि ये विशेषता से थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, ये मान लो पृथ्वी, ये पृथ्वी और ये हमारा सूर्य, इसके बीच की जो औसत दूरी है वही क्या कहलाती है, खगोलीय एकक। या सीधी वास्तव में माने तो अपन इसकी दूरी अपन खगोलीय एकक में ही माप लेते हैं। और आपको पता ही है ग्रह चारों ओर सूर्य के क्या करते हैं, गति करते हैं। मैंने आपको परिक्रमण काल में बताई है। तो जो ग्रह जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसकी जो गति है वो केपलर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, केपलर। किस में मापी जाती है बच्चों, केपलर में। ये जो गति है पूरी किस में मापी जाती है बच्चों, केपलर में देखने को मिलती है। अब हम लेते हैं मंगल ग्रह। देखो हमने बुध, शुक्र और पृथ्वी का जो अध्ययन किया उसकी विशेषता देखी। अब हम देखेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लाल ग्रह। अब इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं उसका कारण बताया। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग। तो मैंने आपको बता दिया है और वो बता देता हूं कि इनकी मिट्टी के अंदर कौन सा तत्व है अधिक, आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड होते हैं जिसके कारण वो रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। अब यदि नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो पृथ्वी के समान ये अपनी अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर झुका है। याद रख लेना बच्चों, पृथ्वी के समान ये अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण से झुका हुआ है, 25 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव कितना करती है, झुकाव तो मैंने आपको पहले बताया था 23.5 डिग्री का झुकाव करती है। लेकिन कोण की बात की मैंने आपसे तो क्या कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव करते हुए 67.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाते हैं बच्चों, 67.5 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन हमारा जो मंगल ग्रह है वो लगभग कितने डिग्री का कोण बनाता है, 25 डिग्री का कोण बनाता है। और इसलिए ये ऋतु परिवर्तन होता है। और आपको मैंने पहले ही बताया था पृथ्वी पर झुकाव और 67.5 डिग्री का कोण, इन दो कारणों से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। और
वही कारण है हमारे मंगल ग्रह पर। मंगल पर ग्रह पर कोण कितना डिग्री का है? 25 डिग्री। और इसी 25 डिग्री के कोण के कारण यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों? ऋतु परिवर्तन। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी पर 23.5 डिग्री का झुकाव, दूसरा पृथ्वी पर 87 डिग्री का कोण, और तीसरा यदि कारण पूछा जाए तो परिक्रमण काल। कौन सा बच्चों? परिक्रमण काल। ये सारे जो तत्व हैं जो पृथ्वी के ऊपर क्या करते हैं? ऋतु परिवर्तन करते हैं। यदि बच्चों अगले बिंदु की बात करें हम, तो इस ग्रह का वायुमंडल का पतला आवरण है। अब देखो पृथ्वी के ऊपर भी क्या है बच्चों? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल, जिसमें आपने देखा होगा इसमें अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती है। जैसे सबसे पहले नाइट्रोजन। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पहले पृथ्वी की। तो पृथ्वी के ऊपर देखते हैं नाइट्रोजन है, वो कितने बच्चे हैं? 78%। कितने बच्चों? 78। फिर अपन ने पढ़ी थी ऑक्सीजन, तो वो कितनी है बच्चों? 21%। और 1% है वो है अदर्स गैस। और उनमें से अपन ने देखा होगा आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नियोन है, ओजोन है, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। ये सारी गैसें हमारे किसके अंदर है बच्चों? पृथ्वी के वायुमंडल में। तो पृथ्वी के वायुमंडल की यदि गैसें की बात करें तो 78% क्या बच्चों? नाइट्रोजन, 21% क्या बच्चों? ऑक्सीजन, और 1% अदर्स हैं, जिनमें से आर्गन भी है, CO2 भी है, मीथेन भी है, नियोन भी है, और ओजोन भी है, और क्रिप्टॉन भी है। ये सारी हमारे पृथ्वी के वायुमंडल। लेकिन मंगल ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस है? देखो, जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस पाई जाती है। लेकिन मंगल ग्रह की यदि बात करें तो उसमें केवल कौन सी दो गैसें प्रधानता पाई जाती हैं बच्चों? नाइट्रोजन और आर्गन। ये दो गैस ही मंगल ग्रह पर पाई जाती है, बाकी अन्य ग्रहों पर भी गैस पाई जाती है। एक बच्चों एक शब्द आया हमारे बीच में, वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है? काफी बार सवाल भी आ जाता है। तो याद रख लेना, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण से जो घिरा हुआ घेरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। यदि परिभाषा वो पूछ ली जाए तो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाए वायु के आवरण को ही क्या कहते हैं अपन? वायुमंडल। और वायुमंडल में ये सारी समथिंग गैसें पाई जाती हैं। अगले बिंदु की बात करें हम, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह? दो। देखो हमने प्रारंभ में जब बुध ग्रह पढ़ा उसका कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह उसका भी उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह था प्राकृतिक, वो था चंद्रमा। कौन सा था बच्चों? चंद्रमा। लेकिन हमारा जो मंगल ग्रह है इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डीमोस। याद रख लेना, फोबोस और डीमोस जो है मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। एक बात बच्चों आपके नोट कर लेना है, जो डीमोस है, कौन सा बच्चों? डीमोस। जो डीमोस जो वो उपग्रह है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पूछ ले सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा, तो वो है डीमोस, जो किसका है? मंगल ग्रह का उपग्रह माना जाता है। अब हमारा अंतिम जो पॉइंट है वो देखते हैं। इस ग्रह का घनत्व 0.533 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों? 0.533 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो मंगल ग्रह का क्या है? घनत्व है। तो बच्चों आज हमने हमारे इस वीडियो के अंदर पृथ्वी और मंगल ग्रह हैं उनकी विशेषताओं के बारे में हमने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया है। मैंने आपको प्रत्येक बिंदु को समझाया है, बताया है, और उनको अपने मानचित्र कौशल की तरह ही मैंने आपको अलग अलग पृथ्वी की स्थिति स्ट्रक्चर बनाकर उसको समझाया है। तो हम जब नेक्स्ट वीडियो होंगे उसके अंदर हम लेंगे हमारे जो जोविन ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो के हमने जो मंगल ग्रह और मंगल ग्रह और पृथ्वी का जो अध्ययन किया है उसको आप घर पर नोट्स बनाइए, समझिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।